स्वागत है दोस्तों आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आइए डेली की तरह हम आप लोगों के लेकर के आ गए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पर्यावरण अध्ययन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। तो आइए, तो जो भी बच्चे दोस्तों सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम 20 अगस्त को होना है दोस्तों। तो अब आप लोगों के पास एक ऑप्शन दोस्तों और भी अच्छा आ गया है कि जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ हमारे जो आदेश थे वो आ चुके हैं पूरी तरह से। बीटीसी और बीएड वालों के लिए दोस्तों, बीटीसी और बीएड वालों के लिए खासकर न्यूज़ है कि इनको दोस्तों जो बीएड वाले बच्चे थे उनको बीटीसी से प्राथमिक कक्षाओं से दोस्तों जो प्राथमिक जो वैकेंसी आती थी उनसे इनको बाहर कर दिया गया है। तो कुछ दोस्तों अच्छी भी बात है और कुछ बुरी भी बात है। तो दोस्तों और बीटीसी वालों के लिए कुछ सुनहरा अवसर भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेहनत से तैयारी करेंगे और सीटेट में आप लोग अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में हमारा पहला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर हम पहले प्रश्न के बारे में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आगे का दांत उसकी पूरी ज़िंदगी बढ़ता रहता है। तो हमको बताना है कि कौन सा वो जानवर है जिसके आगे के जो दांत हैं दोस्तों वो पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है बिल्ली, दूसरा ऑप्शन है गिलहरी, तीसरा ऑप्शन है सांप और चौथा ऑप्शन है बाघ। तो अगर बात करें चारों ऑप्शन में से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो गिलहरी जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। गिलहरी के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। दांतों को बहुत लंबा होने से बचाने के लिए उन्हें चीज़ों को कुतरते रहना पड़ता है। तो दोस्तों ये लोग कुतरते रहते हैं जिसकी वजह से इनके दांत जो है वो पूरी तरह से ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगे के दांत पूरी ज़िंदगी भर किसके बढ़ते रहते हैं, तो ऑप्शन हमारा गिलहरी जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि नीचे दिए विकल्पों में मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानी। तो दोस्तों मधुमक्खी से रिलेटेड एग्जाम में ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए क्योंकि हमने जितनी भी आप लोगों को क्लास कराई है तो दोस्तों 80% है कि उसमें मधुमक्खी से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलता है प्रीवियस ईयर के सेट में। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको पता भी है कि हम आपको प्रीवियस ईयर के सेट करा रहे हैं। तो 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स का एक कंटेंट हमने आपको तैयार करके दे रहा हूं जो आपको एग्ज़ाम में आपको बेहतर रिजल्ट के लिए दोस्तों ये जो मैं आपको क्लास कराता हूं ये बेहतर रिजल्ट आपको देने वाला है। तो आइए देखते हैं, वीडियो पे अंत तक बने रहें। तो मधुमक्खी के बारे में अगर विशेषता बात करें सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी विशेषता है, तो पहला ऑप्शन है कि केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। दूसरा ऑप्शन हमारा है कि नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं। चौथा ऑप्शन की कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर के आती है। तो आइए बात कर ले यहाँ पर अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी डी हमारे 3 ऑप्शन जो होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। तो ए बी डी में हमारे कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, तो आइए बात कर लेते हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन जो होगा वो कैंसिल दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। तो केवल रानी मक्खी ही अंडे देती हैं, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, तो ये भी राइट हो जाएगा। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और छत्ते तक लेकर के आती है। तो इस तरह से जो हमारा ए बी और डी ऑप्शन होगा ये मधुमक्खी के लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ में हम देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर दिया गया है कि वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें जो व्यक्ति, क्वेश्चन को दोस्तों हमको बहुत अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और दोस्तों क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, यह एक्ट लिया गया है। तो यह एक्ट कौन सा लिया गया, कहाँ से लिया गया, तो आइए बात कर लेते हैं इसके राइट ऑप्शन के बारे में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बात करें हमारा जो पहला ऑप्शन है कि वन अधिकार एक्ट 2007 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो अगर बात करें यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में, तो पहला ऑप्शन हमारा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। वन अधिकार एक्ट 2007 से दोस्तों उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। तो यह एक्ट कहाँ से लिया गया है, वन अधिकार एक्ट 2007 से। तो जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उन्हें वन भूमि एवं वनोत्पाद पर अधिकार है, वह वन का अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा अनिवार्य है। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा वन अधिकार एक्ट 2007 जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि झूम खेती है
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो आइए देखते हैं झूम खेती के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जैव खेती है, काट और दुग्ध खेती है, कीटनाशकों की सीमित उपयोग है, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग है, तो चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आइए बात करें राइट ऑप्शन के बारे में। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या दिया, काट और दग्ध खेती है। कैसी है? काट और दग्ध खेती है। तो आइए बात कर ले अगर हम झूम खेती के बारे में दोस्तों, कुछ पॉइंट है जो हम आपको झूम खेती के बारे में बताना चाहेंगे कि झूम खेती का स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या अग्निप्रति खेती के नाम से भी जाना जाता है। किससे दोस्तों जाना जाता है? कि झूम खेती को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या अग्निप्रति खेती के नाम से भी जाना जाता है। यह पहले पेड़ों एवं वनस्पति की भूमि को साफ करके एवं उसके बाद उन्हें जलाकर फसल उगाने की प्रक्रिया है। जली हुई मिट्टी में पोटाश होता है जो मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाता है। तो दोस्तों हमने आपको झूम खेती के बारे में जैसा कि बताया, एक पॉइंट और झूम खेती के बारे में आप लोग जान लीजिए कि इस जली हुई भूमि को 5-8 वर्ष के लिए मिट्टी छोड़ दिया जाता है। कितने दोस्तों? 5 से 8 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी को अपनी उर्वरकता पुनः प्राप्त करने का समय मिल सके। तो इस तरह से जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा, और हमने आपको झूम खेती के बारे में जो भी जानकारी बताई है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं कि रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया था, जो शोध करने के लिए मिला। तो कौन सा उन्होंने शोध किया था जिसके लिए रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो आइए बात करें हम राइट ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन है डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, और चौथा ऑप्शन जो हमारा है प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। तो अगर बात करें यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसका इन्होंने शोध किया था जिसके लिए रोनाल्ड रॉस को दोस्तों एक नोबेल अवार्ड मिला था दोस्तों। तो आइए बात कर लेते हैं इनके बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उन्होंने 1897 में उन्होंने दोस्तों कब रोनाल्ड रॉस ने 1897 में इस तथ्य को स्थापित किया कि मलेरिया परजीवी मच्छरों के जठरांत्र संबंधी मार्ग में मौजूद हैं। तो दोस्तों उन्हें 1902 में फिजियोलॉजी मेडिसिन में नोबेल अवार्ड मिला था। तो इस तरह से जो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न है दोस्तों। जो अगला प्रश्न कराने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आइए बात करें कि सिकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग है मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो सिकोना जो पेड़ है उसके किस भाग का उपयोग जो है मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है छाल, तीसरा ऑप्शन है पत्ते, और चौथा ऑप्शन है बीज। तो अगर बात करें यहाँ पे राइट ऑप्शन के बारे में, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। छाल का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? कुनैन मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। यह एक अल्कलाइड है जिसका उपयोग सदियों से किया जा रहा है। यह सिनकोना जो है पेड़ की छाल से निकलता है। तो इस तरह से हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में, पहला है कसक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है विषदंत, तीसरा ऑप्शन है कृंतक, चौथा ऑप्शन है सल्क। तो अगर बात करें यहाँ पे राइट ऑप्शन के बारे में, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विषदंत जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सांप के जहरीले दांतों को फेंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फेंग कहते हैं। एक निकुला एक लंबे निकुले दांत के रूप में प्रकट होता है। स्तनधारियों में एक निकुला एवं संशोधित दाढ़ का दांत होता है जिसका उपयोग मांस को काटने एवं फाड़ने हेतु किया जाता है। तो इस तरह से इसका जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो आइए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर देखते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं सीटेट के, हम आपको वही सारे प्रश्न करा रहे हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहे दोस्तों, तो आपको बेहतर क्लास में बेहतर प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो हमको बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा वो सांप है जो भारत में तो मिलता है लेकिन वो जहरीला नहीं है। तो आइए बात करें। पहला ऑप्शन है दुबैया, रसल वाइपर बोलते हैं, अफाई क्रक्रच सल्क वाइपर बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन है भारतीय सैल अजगर पाइथन बोलते हैं, चौथा ऑप्शन है करैत। तो अगर बात करें हम यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सैल अजगर जो जवाब होगा करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग पाइथन के नाम से भी जानते हैं। तो भारत में पाए जाने वाले 4 जहरीले सांप कौन कौन से हैं अगर बात करें यहाँ पर हैं, तो कोबरा हो जाएगा पहला। कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारा कोबरा हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें हमारा पे क्या है आम करैत, दूसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आम
करैत, ये दूसरा हो जाएगा। अगला कौन सा हो जाएगा हमारा, रसेल वाइपर, कौन सा हो जाएगा, रसेल वाइपर, रसेल वाइपर। और चौथा जो ऑप्शन हो जाएगा आरी स्केल्ड वाइपर, कौन सा हो जाएगा, आरी स्केल्ड वाइपर। ये चार जो है सबसे जहरीले सांप हैं दोस्तों जो भारत में पाए जाते हैं। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्मी कंपोस्टिंग एक क्या है, विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग जो है एक विधि है जिसमें खाद बनाने में प्रयोग होता है। तो क्या प्रयोग होता है, पहला ऑप्शन है फीता कृमि, दूसरा ऑप्शन है जोंक, तीसरा ऑप्शन है केचुआ, चौथा ऑप्शन है अंकुश कृमि। तो आइए हम अगर बात करें यहाँ पे राइट ऑप्शन के बारे में, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, केचुए का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, केचुए का प्रयोग होता है। और केचुए को दोस्तों, केचुए को क्या किसान का मित्र भी बोला जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, हम केचुए को बोलते हैं। आइए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो देखते हैं कि पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट के लिए भी और अदर कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है। तो आइए बात करें यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन है भेड़, दूसरा ऑप्शन है ऊँट, तीसरा ऑप्शन है बकरी, चौथा ऑप्शन है एल्पेका। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बकरी जो ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। तो बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त होती है। कश्मीरी बकरी के नीचे का फर नरम होता है, इसे पश्मीना साल नामक महीन साल से इस्तेमाल करने के लिए बुना जाता है। तो दोस्तों कहाँ पे ये मिलती है बकरी जो है, ये कश्मीर में मिलती है। कौन सी दोस्तों, कश्मीरी बकरी होती है। तो इस तरह से हमारा थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। अधूरे जले, तो दोस्तों जो जीवाश्मी ईंधन होता है उसको आधा जलाया जाए और आधा छोड़ दिया जाए तो उससे फैलता है। तो दोस्तों क्या फैलता है, तो आइए बात करें यहाँ पर। पहला ऑप्शन है CO, दूसरा ऑप्शन है CO2, तीसरा ऑप्शन है SO2, चौथा ऑप्शन है NO। तो आइए अगर हम बात करें यहाँ पे राइट ऑप्शन के बारे में, तो हमारा जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसी तरह के जो प्रश्न है वो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, तो आप लोग दोस्तों बहुत अच्छी जगह पर आप लोग पढ़ रहे हैं, क्लास को कर रहे हैं, जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में दोस्तों बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है। तो पौधे में पानी देने के लिए एक प्रयुक्त तकनीकी है जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी जो है वो सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है नैनो सिंचाई, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो सिंचाई, तीसरा ऑप्शन है फेमटो सिंचाई, चौथा ऑप्शन है ड्रिप सिंचाई। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में अगर बात कर लेते हैं, तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ड्रिप सिंचाई जो हमारा जवाब होगा करेक्ट हो जाएगा। तो ड्रिप सिंचाई के माध्यम से हम जो है पौधों में आधार में दिया जाता है, तो हमारी वो कौन सी सिंचाई कहलाती है, ड्रिप सिंचाई कहलाती है। आइए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पर देखने को मिलता है कि निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। कीटों को जाल में फंसाता है और फिर उसको खा जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कसकुटा पौधा, दूसरा ऑप्शन है सूरजमुखी का पौधा, तीसरा ऑप्शन है कैक्टस पौधा, चौथा ऑप्शन है घटपर्डी पौधा। हमने ये प्रश्न दोस्तों आपको हमने क्लास में कराया भी है। इसके पहले अगर आप लोगों ने क्लास देखी होगी तो हमने आपको ये प्रश्न भी कराया है। तो आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में, तो घटपर्डी पौधा जो चौथा ऑप्शन हमारा दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। तो घटपर्डी जो पौधा है ये पहले क्या करता है, पौधों कीटों को जाल में फंसाता है और फिर उनको क्या करता है, खा जाता है। घटपर्डी पौधों की पत्ती घड़े जैसी संरचना वाली होती हैं। कैसी होती हैं, घड़े जैसी संरचना वाली होती हैं। और घड़े नुमा पत्ते पर जब कोई कीट बैठता है तो घड़े का ढक्कन बंद हो जाता है और कीट अंदर फंस जाता है। तो इस तरह से जो है वो घटपर्डी पौधा जो है वो अपना काम करता है। कैसे करता है, जैसे हमने आपको समझाया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात कर लें यहाँ पर कि वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना है कहलाता है। तो अगर भविष्य के पानी को दोस्तों
तो वर्षा के पानी को अगर भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना है तो क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, दूसरा ऑप्शन है वर्षा के पानी को पंप करना, तीसरा ऑप्शन है वर्षा का उत्खनन, चौथा ऑप्शन है कि वर्षा के पानी का संचयन। तो अगर हम यहाँ पर बात करें राइट ऑप्शन के बारे में कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, वर्षा के पानी का संचयन करना। क्या करना? वर्षा के पानी को क्या करना? संचयन करना। तो इस तरह से हमारा जो वर्षा जल होता है वो संचयन भविष्य में उपयोग हेतु संग्रहण व भंडारण करने की एक प्रक्रिया होती है। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो मच्छरों से फैलता है। तो आइए देखते हैं कि मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है निमोनिया, तीसरा ऑप्शन है डेंगू, चौथा ऑप्शन है चिकनगुनिया। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन दिया गया हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए, सी और डी ऑप्शन जो होंगे हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं ए, सी, डी में ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। ये जो हमारे ऑप्शन है दोस्तों ए, सी और डी हैं, ये किससे दोस्तों फैलते हैं? ये मच्छरों से। मलेरिया फैलता है मच्छर से, डेंगू फैलता है और चिकनगुनिया जो है वो किससे फैलते हैं? मच्छर से फैलने वाली दोस्तों क्या होते हैं? ये मच्छर से फैलने वाली बीमारियां होती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं, निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? क्वेश्चन में क्या दिया गया हमको बहुत अच्छे से लैंग्वेज को समझना है कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएँ विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं, निम्न में से कौन सा इस बात को प्रस्तावित करता है? तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा जो बात है वो प्रस्तावित करती है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है कि शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें व अनुशासित रहें। दूसरा ऑप्शन अगर बात करें हम यहाँ पर क्या दिया गया है कि शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, श्याम पट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षक ऐसी सिखाने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ को विकसित करें। तो अगर हम बात करें दोस्तों थर्ड ऑप्शन के बारे में, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड जो हो जाएगा वो हमारा राइट रहता है दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों बात करें कि यह छात्र जो होते हैं वो छात्रों की वातावरण द्वारा संभव होता है। जैसा वातावरण होगा दोस्तों वैसे ही हमारे जो बच्चे होंगे वो भी उसी लाइन में, उसी वातावरण में वो लोग पूरी तरह से ढल जाते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या देखना है दोस्तों, क्या है कि कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं, निम्न में से कौन सा उसके प्रयास का सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है बहुत अच्छे से समझना है कि कक्षा 5 का अध्याय में दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं, निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? तो आइए देखते हैं हम ऑप्शन के बारे में अगर बात कर लें यहाँ पर हैं तो खेलों में संबंधित नियम को समझ का विकास, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसा कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। तो अगर हम बात करें राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा कि कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, जो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अगर हम बात कर लें यहाँ पर कि इसका अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन है चाक एवं टॉक विधि, तीसरा ऑप्शन है जांच आधारित शिक्षण, चौथा ऑप्शन है जग एवं मग पद्धति। तो अगर बात करें हम राइट ऑप्शन के बारे में तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा जांच आधारित शिक्षण। क्या हो जाएगा? जांच आधारित शिक्षण जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे जो उपयुक्त विधि है वो जांच आधारित शिक्षण जो हमारा जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि
ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। ईवीएस के शिक्षण में जो है वो क्षेत्रीय जो भ्रमण है, घूमना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? तो आइए बात करें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीकी किसी स्थान पर जाना। दूसरा ऑप्शन है किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना। तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि किसी नज़दीकी स्थान पर जाना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो हमारा जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कि पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीकी स्थान पर जाना, हमारा जो जवाब होगा वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं कि एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं कि खुशगवार कक्षा कैसे होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन इसका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है कि शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कि सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य पुस्तक को रेखांकित करें। तो अगर हम बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ईवीएस की कक्षा एक खुशहाल कक्षा होनी चाहिए। जब छात्र निरीक्षण करे, प्रश्न पूछे और गतिविधियाँ करना शामिल हो, तो इस तरह से एक खुशगवार हमारी क्लास जो होगी वो दोस्तों कहलाएगी। आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंशवृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो वंशवृक्ष एक उपयोगी क्या है, उपकरण है। तो आइए बात कर लेते हैं इसके राइट ऑप्शन के बारे में कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि यह केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में है। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में कि वंशवृक्ष संरचना या वंशवृक्ष आरेख परिवार संबंधी पदानुक्रमित डाटा का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका है। तो संबंधित डेटा जो विभिन्न स्तरों पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आइए इसी के साथ में हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है कि ईवीएस में आकलन का संकेत है। ईवीएस में आकलन का संकेत क्या है? तो आइए बात करें राइट ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन है चर्चा करना, दूसरा ऑप्शन है स्मरण करना, तीसरा ऑप्शन है कथन देना, चौथा ऑप्शन है सूची बनाना। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, चर्चा करना। क्या करना? चर्चा करना दोस्तों ईवीएस में आकलन का संकेतक है। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि कक्षा 3 के विषय में मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो कक्षा 3 के विषय में मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि उनसे अपने घर का रेखाचित्र बनाने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है कि उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कि उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। तो इस तरह से जो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा ये मानचित्रण के लिए सबसे उपयुक्त हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ में हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक को एक कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अगर राइट ऑप्शन के बारे में। तो पहला जो ऑप्शन हमारा दिया गया है कि विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं।
तीसरा ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है कि विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो बात करें तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव कराना हमारा जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो रहने वाला है। तो आइए इसी के साथ में अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि डॉक्टर ब्यूमांट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझाने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो डॉक्टर ब्यूमांट के प्रयोग हैं वो विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझाने में सहायक करते हैं। तो नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो आइए क्रम में व्यवस्थित करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा है यहाँ पर परिणामों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना। दूसरा ऑप्शन है परिकल्पना प्रस्तावित करना। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न पूछना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है कि अनुमान का परीक्षण करना। अगला ऑप्शन हो जाएगा अनुमान लगाना। अगला ऑप्शन हो जाएगा परीक्षण करना। तो आइए हम अगर बात करें यहाँ पे राइट ऑप्शन के बारे में, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्या है, तो इसमें दिया गया FCBEDA। तो आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। तो एक अवलोकन करें दोस्तों, क्या करें, एक अवलोकन करें। तो यहाँ पर हम अगर बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन क्या दिया गया है, तो आइए दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ पर हैं FCBEDA। ये एक सीक्वेंस है, ये एक क्रम है जो आप लोगों को याद रखना है कि किस क्रम में ब्यूमांट की दोस्तों आप लोग इस तरह से इनको क्रम में लगाएंगे तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से अलग लिख लीजिएगा और उसके बाद आप लोग मैच कर सकते हैं कि कौन सा क्रम जो है वो पहले है, कौन सा उसके बाद है। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। तो विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति सबसे उपयुक्त है। तो आइए बात करें। पहला ऑप्शन है कि पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कि प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र बनाना। अगला ऑप्शन हो जाएगा कि पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। अगला ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। तो अगर हम बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जैव विविधता के बारे में कि पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। कैसा है, होनहार एक्टिव विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। तो उसके शिक्षक को किस प्रकार की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। तो आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, तो बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन के बारे में दोस्तों कि उसके अतिरिक्त समय देना। अगला ऑप्शन है उसे अधिक स्नेह देना। तीसरा ऑप्शन है कि उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना। अगला ऑप्शन हो जाएगा कि उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो हमारा जो इस तरह से चौथा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कि उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। जवाब जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।